अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र अली और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ नेटवर्क। मोहम्मद गौरी वो बादशाह था जो हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान से पहले तो पूरी तरह हारा और फिर दूसरी ही जंग में पृथ्वीराज चौहान को इस तरह शिकस्त दी कि हिंदुस्तान में राजपूती आन बान शान का नामो निशान मिट गया। आज के इस एपिसोड में हम मोहम्मद गौरी की गौरी सल्तनत पर बात करेंगे। पहले एपिसोड में हमने महमूद गजनवी के बारे में बात की थी। अफगानिस्तान के गजनी शहर से उठकर महमूद गजनवी ने अपनी सल्तनत को उत्तरी भारत के हिस्सों तक फैला दिया था। 1030 ईस्वी में जब महमूद गजनवी की मौत हुई तो गजनवी सल्तनत धीरे धीरे बिखरने लगी और गजनी सल्तनत के हुक्मरानों ने अपनी अपनी अलग सल्तनत का ऐलान कर दिया था। इस वक्त यानी 1100-1200 ईस्वी में इस्लामी दुनिया में खिलाफत अब्बासिया की हुकूमत थी और इधर भारत में कई अलग अलग हिंदू रियासतें थी जिनमें राजपूतों की रियासतें सबसे ज्यादा ताकतवर तस्वुर की जाती थी। भारत में मुस्लिम हुकूमत की इस सीरीज में हम महमूद गजनवी से लेकर बहादुर शाह जफर तक का इतिहास कवर करेंगे। भारत में गजनवी सल्तनत और गौरी सल्तनत के बाद ममलूक सल्तनत आई थी, फिर खिलजी आए, फिर तुगलक, सैयद, लोधी और आखिर में बाबर की मुगलिया सल्तनत आई जिसने भारत का नक्शा ही बदल के रख दिया था। हम एक एक कर सारी सल्तनतों के बारे में बात करेंगे। ये सीरीज देखकर आपको भारत का असली इतिहास समझ में आने वाला है। दोस्तों, अफगानिस्तान में गजनी शहर के पास ही एक और शहर था घोर। घोर की हुकूमत गजनवी सल्तनत के अंडर में थी। अफगानिस्तान में इस्लाम आने से पहले यहाँ के लोग बौद्ध धर्म को मानते थे और यही बुद्धिस्ट लोग बाद में मुसलमान बने और घोर शहर में मुस्लिम हुकूमत कायम की। जब गजनवी सल्तनत खत्म होने की कगार पे थी तो घोर की हुकूमत ने भी अपने आप को एक आजाद रियासत होने का ऐलान कर दिया। इस वक्त घोर का बादशाह था बहाउद्दीन साम। बहाउद्दीन साम के दो बेटे थे, गयासुद्दीन और मोइजुद्दीन। मोइजुद्दीन जिसका असल नाम था सिहाबुद्दीन मोहम्मद, जिसे आज पूरी दुनिया मोहम्मद गौरी के नाम से याद करती है। यही वो जाबाज शख्स था जिसने इस्लामी हुकूमत को अफगानिस्तान के घोर से लेकर पाकिस्तान, ईरान, इराक और उत्तरी भारत तक फैला दिया था। इसी मोहम्मद गौरी ने भारत की सबसे ताकतवर और घमंडी राजपूती हुकूमत को उखाड़ फेंका था। मोहम्मद गौरी का जन्म 1149 ईस्वी में अफगानिस्तान के घोर शहर में हुआ था। कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी बचपन में ही इतना ज़हीन था कि सल्तनत के बड़े बड़े दानिशमंद भी उससे सलाह मशवरा किया करते थे। मोहम्मद गौरी बचपन से ही बहादुर और जबरदस्त कमांडर था। 1163 ईस्वी में गयासुद्दीन गजनी सल्तनत की गद्दी पर बैठा और सुल्तान बन गया, मगर गयासुद्दीन ने अपने छोटे भाई मोइजुद्दीन यानी मोहम्मद गौरी का साथ न छोड़ा और उसे भी अपने साथ सुल्तान बना दिया। इन दोनों भाइयों ने मिलकर फिर ऐसी हुकूमत कायम की कि फिर दुनिया इनके नाम से ही थर थर कांपने लगी थी। इस सल्तनत पर कई लोगों ने कब्जा करने की कोशिशें की, मगर दोनों भाइयों ने मिलकर हर बगावत को कुचल दिया। सिर्फ 10 साल बाद ही यानी 1173 ईस्वी में दोनों भाइयों ने गजनी शहर पर हमला करके उसे फतह कर लिया और गयासुद्दीन ने मोहम्मद गौरी को गजनी का सुल्तान बना दिया। यहाँ से शुरू होता है दुनिया के महान मुस्लिम बादशाह मोहम्मद गौरी का सफर। दोस्तों, मोहम्मद गौरी का एक ही सपना था, अपनी सल्तनत को फैलाना और इस्लामी हुकूमत कायम करना। इसीलिए मोहम्मद गौरी उठा और अपने भाई गयासुद्दीन के साथ मुल्तान को फतह करने निकल पड़ा। मुल्तान में कर्माटियन जो एक शिया हुकूमत थी, ये हुकूमत खिलाफत अब्बासिया को नहीं मानती थी। इसीलिए 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने मुल्तान को फतह कर लिया और कुछ समय बाद ही उच्च जो पाकिस्तान के पंजाब इलाके में है वहाँ भी अपनी फतह का झंडा गाड़ दिया। धीरे धीरे मोहम्मद गौरी ने अधिकतर पाकिस्तान के इलाकों को फतह कर लिया था, मगर अभी लाहौर बचा हुआ था।
लाहौर में गजनवी सल्तनत आखिरी सांसें ले रही थी, मगर सन 1186 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने लाहौर पर इतना जबरदस्त हमला किया कि गजनवी सल्तनत की आखिरी सांसें भी खत्म हो गई। लाहौर के साथ ही गजनवी सल्तनत खत्म हो गई और अब बस गौरी सल्तनत ही चारों तरफ हुकूमत में थी। दोस्तों, मोहम्मद गौरी का दिल हमेशा हिंदुस्तान को फतह करने पर मचलता रहता था। सन 1178 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद गौरी ने फैसला किया कि अब हिंदुस्तान को फतह करने का वक्त आ गया है। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी अपनी छोटी सी सेना लेकर पाकिस्तान की तरफ से भारत के गुजरात में अनहिलवाड़ा रियासत पर हमला कर देता है, मगर वहाँ का हिंदू राजा मुला राजा गौरी को हराकर वापस भेज देता है। ये हार मोहम्मद गौरी की जिंदगी की पहली हार थी और हिंदुस्तान पर पहले हमले में ही उसे शिकस्त झेलनी पड़ी। गौरी सल्तनत अभी नई नई सल्तनत बनी थी, इसीलिए मोहम्मद गौरी के रिश्तेदार इस सल्तनत पर कब्जा करने के लिए गिद्धों की तरह ताक में बैठे थे। इसीलिए सुल्तान मोहम्मद गौरी वापस अफगानिस्तान जाकर अपनी सल्तनत को मजबूत करने और अपनी फौज को बढ़ाने में लग गया। वक्त आया 1191 ईस्वी का, जब मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान में मुस्लिम हुकूमत कायम करने की ठान ली थी और अपनी फौज को लेकर हिंदुस्तान की ओर निकल पड़ा। सुल्तान मोहम्मद गौरी भारत के खैबर दर्रे से पंजाब तक पहुंच गया और भटिंडा के किले को फतह कर लिया। उस समय किसी किले को फतह करना यानी अपनी हुकूमत का झंडा गाड़ना माना जाता था। जब यह खबर राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान को मिली तो पृथ्वीराज चौहान को घबराहट हुई कि अगर मोहम्मद गौरी इसी तरह फतह हासिल करता गया तो वो दिन दूर नहीं जब मोहम्मद गौरी राजपूती हुकूमतों को भी रौंद डालेगा। पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत राजस्थान, हरियाणा और पंजाब मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों पर थी। अजमेर पृथ्वीराज की हुकूमत का गढ़ था। पृथ्वीराज चौहान उठा और अपनी लाखों की फौज, कई हजार हाथी और घुड़सवारों को साथ लेकर निकल पड़ा। इधर मोहम्मद गौरी को भी खबर मिल चुकी थी कि पृथ्वीराज चौहान अपनी भारी भरकम सेना लेकर आ रहा है। सुल्तान मोहम्मद गौरी अपनी सेना लेकर हरियाणा के थानेसर से 14 मील दूर तराइन के इलाके में आ ठहरा। पृथ्वीराज चौहान भी तराइन में आ पहुंचा। मोहम्मद गौरी की सेना एक तो पृथ्वीराज चौहान की सेना से बहुत कम थी, दूसरा ये कि पंजाब में जंग के बाद सेना थक हार गई थी और हथियारों की भी कमी आ गई थी, मगर फिर भी मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज से जंग करने पर आमादा हो गया। जंग शुरू हुई। मोहम्मद गौरी की सेना ने शुरुआत में ही पृथ्वीराज चौहान की सेना पर तीर चलाने शुरू कर दिए, मगर इस हमले का पृथ्वीराज चौहान की सेना पर ज्यादा असर न हुआ और पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी की सेना पर 3 तरफ से हमला कर दिया। मोहम्मद गौरी की फौज कम होने के बाद भी बहादुरी से लड़ती रही। इसी बीच मोहम्मद गौरी का सामना पृथ्वीराज चौहान के भाई गोविंद ताई से हो गया। आमने सामने की इस लड़ाई में गोविंद ताई ने मोहम्मद गौरी को घायल कर दिया, मगर मोहम्मद गौरी फिर भी लड़ता रहा और गोविंद ताई को भी घायल करके छोड़ा। मोहम्मद गौरी का इतना खून बह गया था कि वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी सेना को लगा कि मोहम्मद गौरी मर चुका है। तब सेना का हौसला टूट गया और मोहम्मद गौरी की सेना मैदान छोड़ने लगी, मगर मोहम्मद गौरी के कुछ सैनिकों ने किसी तरह मोहम्मद गौरी को उठाया और अफगानिस्तान ले जाकर जान बचाई। इस तरह ये जंग पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, मगर अभी जंग खत्म कहाँ हुई थी। अभी मोहम्मद गौरी वापस आने वाला था। पृथ्वीराज चौहान के हाथों ये हार मोहम्मद गौरी बर्दाश्त न कर पाया और उसने कसम उठाई कि जब तक पृथ्वीराज चौहान से अपनी हार का बदला ना ले लूं, तब तक नरम बिस्तरों को छोड़ जमीन पर सोऊंगा, शाही खाना और कीमती कपड़े नहीं पहनूंगा। इसके बाद मोहम्मद गौरी जंगी तैयारियों में जुट जाता है और सिर्फ 1 साल बाद ही 1192 ईस्वी में वही मोहम्मद गौरी, वही जगह और वही पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को खत लिख भेजा कि अपनी खैरियत चाहते हो तो अपनी हुकूमत हमारे सुपुर्द कर दो, वरना जो अंजाम होगा वो तुमने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पृथ्वीराज ये सुनकर हंसता है और कहता है कि ये आदमी शायद पागल है, अभी मुझसे हार के गया है और अब मुझे ही धमकी दे रहा है।
मगर पृथ्वीराज को इतना अंदाजा हो गया था कि इस बार बात अलग है, क्योंकि इतने कम समय में जंग के लिए वापस आना कोई आम बात नहीं। इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने घबराहट में अपने आसपास के सभी राजपूत राजाओं को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। मगर कुछ राजा पृथ्वीराज के साथ नहीं आए, जिनमें कन्नौज का सबसे ताकतवर राजा जयचंद भी शामिल था। राजा जयचंद ने पृथ्वीराज का साथ क्यों नहीं दिया, इसकी एक वजह थी। असल में पृथ्वीराज चौहान राजा जयचंद की बेटी को भगाकर अपने राज्य में ले आता है और शादी कर लेता है। बस इसी बात की खुन्नस में जयचंद ने पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया था। मगर फिर भी पृथ्वीराज चौहान गौरी के खिलाफ 3000 हाथियों के साथ 3 लाख की फौज तैयार करके ले आया, जबकि दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी के पास सिर्फ 1,20,000 की फौज थी। पृथ्वीराज ने घमंड में सोचा कि इन मुट्ठी भर मुसलमानों को तो वो चुटकी में हरा देगा। मगर इस बार पृथ्वीराज चौहान का घमंड चूर चूर होने वाला था, क्योंकि इस बार मोहम्मद गौरी पूरी जंगी स्ट्रेटेजी के साथ आया था। हरियाणा के उसी तराइन में ये दूसरी जंग होती है जहां पहले पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया था। मोहम्मद गौरी की सेना पृथ्वीराज की सेना के मुकाबले बहुत कम थी, इसीलिए सीधा हमला करना फिजूल था। इसीलिए मोहम्मद गौरी ने प्लान बनाया और अपनी सेना को 5 टुकड़ियों में बांट दिया। 4 टुकड़ियां तो पृथ्वीराज की सेना को चारों ओर से घेरकर लड़ रही थी, जबकि 5वीं टुकड़ी को मोहम्मद गौरी ने आखिरी वक्त तक बचा कर रखा था। जंग शुरू हुई। मोहम्मद गौरी के तीरंदाजों ने सीधा पृथ्वीराज चौहान के हाथियों पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसे पृथ्वीराज के हाथी मारे डर के उल्टे पांव तोड़ने लगे और राजपूती सैनिकों को ही रौंदते चले गए। इस मुसीबत को देख पृथ्वीराज चौहान ने जोरों शोर से हमला किया। अचानक मोहम्मद गौरी ने अपनी सेना को पीछे हटने का हुक्म दे दिया। ये मोहम्मद गौरी का प्लान था। जब पृथ्वीराज ने देखा कि मोहम्मद गौरी की सेना पीछे हट रही है, तो पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी की सेना का पीछा करने लगा। इतने में ही मोहम्मद गौरी ने अपनी बची हुई 5वीं टुकड़ी, जो इतनी देर से जंग से अलग थी, उसको हमले का हुक्म दे दिया। ये माजरा देख पृथ्वीराज चौहान की सेना हड़बड़ाहट में इधर उधर भागने लगी। मोहम्मद गौरी की उस 12,000 की टुकड़ी ने पृथ्वीराज की 3 लाख की फौज को उल्टे पांव भागने पर मजबूर कर दिया और आखिर में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने पकड़ लिया और ये जंग मोहम्मद गौरी ने फतह कर ली। पृथ्वीराज चौहान की मौत के ताल्लुक से इतिहास में 2 कहानियां मशहूर हैं। एक तो ये कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को जंग के मैदान में ही मार गिराया था, जबकि दूसरी ये कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को माफ करके अजमेर का जमींदार बना दिया था। मगर बाद में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के साथ धोखा करके बगावत छेड़ दी। इसीलिए मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मौत की सजा सुना दी। पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान को फतह करना शुरू कर दिया। कई हिंदू राजाओं, खासकर राजपूत राजाओं ने मोहम्मद गौरी के डर से ही उसके सामने घुटने टेक दिए थे। कन्नौज का राजा जयचंद, जो पृथ्वीराज चौहान को हराना चाहता था, मोहम्मद गौरी की जीत के बाद उसके खिलाफ हो गया। मगर 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने उसे भी हराकर कन्नौज पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। धीरे धीरे मोहम्मद गौरी ने आधे हिंदुस्तान पर अपनी सल्तनत का झंडा गाड़ दिया था। मोहम्मद गौरी इतना दानिशमंद था कि पृथ्वीराज को हराकर उसके बेटे को ही अजमेर का शासक बना दिया था, जबकि वो किसी मुसलमान को भी अजमेर की हुकूमत सौंप सकता था। 1202 ईस्वी में सुल्तान गयासुद्दीन लंबी बीमारी के चलते वफात पा जाता है और फिर गौरी सल्तनत के सरदारान मोहम्मद गौरी को अपना सुल्तान चुन लेते हैं। अब मोहम्मद गौरी सल्तनत का अकेला सुल्तान था। मोहम्मद गौरी का एक खास गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी की सल्तनत का सबसे काबिल और बहादुर कमांडर था। वो मोहम्मद गौरी के साथ हर जंग में शामिल होता था। मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान की हुकूमत इसी गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दी थी और खुद 1206 ईस्वी में वापस अफगानिस्तान जाने लगा। सफर के दौरान मोहम्मद गौरी का काफिला पाकिस्तान के पंजाब के इलाके में आराम के लिए रुका। मोहम्मद गौरी असर या मगरिब की नमाज के लिए खड़े हुए कि अचानक किसी ने तलवार से इतना तेज वार किया कि मोहम्मद गौरी वहीं शहीद हो गए। कहा जाता है कि यह हमला खोखर जाति के जाटों या इस्माइली शियाओं द्वारा किया गया था, मगर इस बात के अभी तक पुख्ता सबूत नहीं है।
मोहम्मद गोरी की हुकूमत 1202 से 1206 ईस्वी तक ही चली। दोस्तों, मोहम्मद गोरी की कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए गोरी सल्तनत के सरदारों ने मोहम्मद गोरी की मौत के वक्त उनसे पूछा कि आपके बाद हम किसे सुल्तान बनाएं? तो मोहम्मद गोरी ने कहा कि दीगर सुल्तानों के तो 1 या 2 बेटे होते हैं, मगर मेरे हजारों बेटे हैं, मेरे गुलाम ही मेरी औलादें हैं। मोहम्मद गोरी की इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुस्लिम हुकूमतों में गुलामों को भी अपने बराबर बड़े बड़े ओहदे दिए जाते थे, मगर भारत में हिंदुओं द्वारा दलितों के साथ जो होता था वो इंसानियत को शर्मसार कर देता था। मोहम्मद गोरी के इन जुमलों के बाद गोरी सल्तनत उनके गुलामों में तकसीम हो गई और हिंदुस्तान की हुकूमत आई कुतुबुद्दीन ऐबक के हिस्से में। अगले एपिसोड में हम मोहम्मद गोरी के इसी गुलाम कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करेंगे, जिसने हिंदुस्तान में ममलूक या गुलाम सल्तनत की नींव रखी थी।